तो लास्ट क्लास हम लोगों की जो चल रही थी इलेक्ट्रोफिलिक का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, उसमें हमारा टॉपिक बेसिकली जो कंप्लीट हुआ था वो क्लोरीनेशन था, या फिर मैं ये कहूँ कि वो हेलोजिनेशन था। उसकी मैंने आपको स्टेप्स भी ऑलरेडी बता कर रखी हैं कि कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टोटल 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, जिसकी फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होती है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना, ये होती है उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन। ठीक है, आज हमको सल्फोनेशन करना है। तो सल्फोनेशन करने का मतलब ये होता है कि बेंजीन रिंग के ऊपर SO3H ग्रुप को ऐड करवाना। यानी कि अगर मान के चलो आपके पास एक बेंजीन रिंग है, या मान लेते हैं कोई बेंजीन का डेरिवेटिव है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्योर बेंजीन रिंग होनी चाहिए। बेंजीन रिंग है या फिर अगर उसका डेरिवेटिव है, और अगर आप उस पर्टिकुलर बेंजीन रिंग पर SO3H ग्रुप अटैच करवा रहे हो, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सल्फोनेशन कहते हैं। ये पर्टिकुलर प्रोसेस हम लोगों की क्या कहलाती है? सल्फोनेशन। ख़त्म कहानी। ठीक है, और आप लोगों को इस प्रोसेस के दौरान अगर SO3H अटैच करवाना है तो ऑब्वियस है कि आपको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यही तो होती है हम लोगों की सबसे पहली स्टेप इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो एक्चुअली इसके इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कराने के लिए जो मटेरियल हमको रिक्वायर्ड होता है, जिस मटेरियल से आप एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाएंगे, वो होता है बेसिकली कंसनट्रेटेड H2SO4। जब आप कंसनट्रेटेड H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या फिर ऐसा भी लिखा जा सकता है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का जब आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोग वहाँ से आसानी से क्या कर सकते हो? SO3H, ठीक है, आप क्रिएट कर सकते हो। अब कई लोगों के दिमाग में ये डाउट आएगा कि अरे ये फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड नामक चीज़ क्या होती है? तो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड इज बेसिकली एक ऐसा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, जिसमें SO3 होता है। यानी कि अगर मैं H2SO4 में SO3 का एडिशन कर दूं, तो वो जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको हम लोग फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। अब हमको ये प्रोसेस समझनी है कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे होता है, क्योंकि अगर एक दफ़ा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया तो सेकेंड स्टेप में कुछ नहीं होता है। आपको इलेक्ट्रोफाइल को किसी पोजीशन पर अटैच करके उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं, और लास्ट स्टेप में हाइड्रोजन को हटा के इलेक्ट्रोफाइल को पक्की जगह देनी होती है। यानी कि स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन सब में कॉमन होती है। ठीक है, वो सब में क्या होती है? कॉमन होती है। ऐसा नहीं कि अलग अलग होती है, सब में कॉमन होती है वो वाली स्टेप। ठीक है, तो हमको सबसे पहले तो ये देखना है कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट हो रहा है। तो देखो, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? H2SO4 चाहिए होगा। मुझे H2SO4 के 2 मोल्स चाहिए हैं। तो पहली बात, H2SO4 का 1 मोल मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। ये हो गया H2SO4 का पहला मोल। ठीक है, अच्छा, और उसके अलावा ये हो गया H2SO4 का ये दूसरा मॉलिक्यूल। अब होता ये है इस पर्टिकुलर प्रोसेस के दौरान दोनों मोल क्योंकि सेम ही है, ऐसा नहीं है कि एक H2SO4 अलग है और दूसरा H2SO4 अलग है, दोनों सेम काइंड के हैं। तो इसमें से एक H2SO4 को मैं चूज़ कर लेती हूँ। मैंने ये जो मेरे H2SO4 का सेकेंड मॉलिक्यूल है इसको चूज़ किया। अब जो मेरे पास H2SO4 का फर्स्ट मॉलिक्यूल है, मैंने इसको चूज़ किया। तो इसमें तुम तो जानते हो कि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर्स हैं। ऑक्सीजन क्या करता है? अपने इन लोन पेयर्स के वाया इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन को अपनी तरफ बुलाता है। सेकेंड मोल वाले के हाइड्रोजन को अपनी तरफ बुलाने की वो क्या करता है? कोशिश करता है। और बेसिकली वो हाइड्रोजन चला भी जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन अपने लोन पेयर्स की लालच देकर उसको बुला रहा है ना कि आजा आजा मेरे साथ बॉन्ड बना ले। और जब वो हाइड्रोजन जाएगा
तो ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना था, जिस बॉन्ड में ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे थे, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स उस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। यानी कि ये चीज़ कैसी दिखेगी, आप लोगों का HO और उसके बाद S डबल बॉन्ड O, जो बाजू का जो ऑक्सीजन है उसके पास अब सिर्फ एक लोन पेयर बचेगा, क्योंकि उसने एक लोन पेयर तो H को बुलाने में यूज़ कर लिया, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जो बाजू वाला सेकेंड मॉलिक्यूल है उसके साथ क्या होगा, S डबल बॉन्ड O और इधर में OH, और यहाँ पर उसके ऊपर क्या आ जाएगा, O नेगेटिव। यहाँ पे उसके ऊपर क्या आ जाएगा, O नेगेटिव। तो इस तरीके से मेरे पास क्या क्रिएट हुई, दो स्पीशीज क्रिएट हुई। एक ने हाइड्रोजन को लूज किया, ठीक है, एक ने हाइड्रोजन को लूज किया। तो जो हाइड्रोजन को लूज कर रहा है ये किसके जैसे एक्ट कर रहा है, एक्ट एज अ एसिड। और दूसरा मानती हूँ मैं कि वो भी एक एसिड ही है, बट उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पर वो उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है। और जितना भी तुमने आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा है, उस आयोनिक इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग अगर कोई स्पीशीज किसी हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस। इसका मतलब आप जो कंसनट्रेटेड H2SO4 लेते हो या फिर जो भी आप फ्यूमिंग H2SO4 लेते हो, फिलहाल तो मैंने कंसनट्रेटेड H2SO4 लिया है, ये एक्ट करता है लाइक अ एसिड, ठीक है, एज वेल एज लाइक अ बेस। वो एक बेस के जैसे भी एक्ट करता है, दोनों के जैसे वो एक्ट करता है, एसिड के जैसे भी एक्ट करता है और बेस के जैसे भी एक्ट करता है। तो क्या मेरा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, क्वेश्चन। नहीं भाई, अभी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं हुआ है। अब जैसे तुम्हें इतनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो अब तक आ गई होगी कि व्हेनेवर ऑक्सीजन कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज ओवर इट बिकॉज ऑफ गेनिंग हाइड्रोजन, वो क्या करता है, उस पॉजिटिव को हटाने की कोशिश करता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन को अपने पास पॉजिटिव नहीं चाहिए, वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो अब ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में जो बॉन्ड बना है, उस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन अपनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से अपनी तरफ विड्रॉ कर लेता है। मतलब सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे वो उसको खींच लेता है कि चल मेरे को दे, मेरे इलेक्ट्रॉन्स दे। तो ऐसे में क्या होगा, सल्फर उसके ऊपर डबल बॉन्ड O, इधर में एक OH, और बेचारे सल्फर के ऊपर आ गया क्या, पॉजिटिव चार्ज। और बाहर क्या निकल गया, बाहर निकल गया H2O बराबर। और बाजू वाले का जो हालचाल है, वो बाजू वाले का हालचाल क्या है, HSO4 नेगेटिव, जिसको हम लोग कहते हैं बाय सल्फाइड आयन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बाय सल्फाइड आयन। क्या अब हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन गया, क्या अब हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन गया। कई बुक्स वाले कहते हैं कि ये जो आप लोगों का SO3H है ना, ये लोग उसी को इलेक्ट्रोफाइल कह देते हैं, इसी को इलेक्ट्रोफाइल कह देते हैं कई बुक वाले, बट नहीं, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, ये हम लोगों का इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। बहुत सारी बुक्स में आपको इसी को एज अ इलेक्ट्रोफाइल दिखाया जाता है, बट ये हम लोगों का इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। होता ऐसा है कि इस प्रोसेस के दौरान जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है, और उस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन्स किसके पास आ जाते हैं, इधर, डबल बॉन्ड क्रिएट करने, ताकि सल्फर के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज हट सके, ताकि सल्फर के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज हट सके। और अगर सल्फर के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज हट गया तो ये जो चीज़ बनेगी वो क्या होगी, SO3। क्या होगी, SO3। और लेकिन मैडम वो H क्यों जाएगा, उस H को क्या पड़ी है जाने की, और अगर H चला भी गया तो H कहाँ जाएगा। तो जिस H2O को तुमने बाहर निकाला है ना, उस H2O के ऊपर अभी भी दो लोन पेयर है, वही दोनों लोन पेयर इस H को अपनी तरफ बोलेंगे आ जा भाई आ जा। यानी कि SO3 के साथ साथ जो एक और स्पीशीज फॉर्म होगी वो होगी H3O पॉजिटिव। क्या होगी, H3O पॉजिटिव। और अगर तुम्हें वैसा लिखने का मन नहीं कर रहा है तो बेसिकली तुम ऐसा भी लिख सकते थे H2O प्लस H पॉजिटिव, जिसका वही मीनिंग होता है। खैर, अब यहाँ से जो SO3 बना, ये जो SO3 बना, यही SO3 हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। हो सकता है एक कल को छोटा सा प्यारा सा MCQ क्रिएट करके पूछ लिया जाए कि बताइए
इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है आप लोगों की सल्फोनेशन रिएक्शन में। तो SO3 एक इलेक्ट्रोफाइल के जैसे बिहेव करता है। अब इलेक्ट्रोफाइल के जैसे बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल बन गया, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गई। अब स्टेप नंबर 2 की तरफ आ जाएं। अगर स्टेप नंबर 2 की तरफ आ जाएं तो स्टेप नंबर 2 हम लोगों की क्या होती है, देखो इतना बड़ा डायग्राम ना बनाना पड़े इसीलिए मैंने उसको डायरेक्ट पहले से, अरे ये बार बार कम बखत नहीं ऊपर आ जा रहा है, रुको, ठीक है, ताकि बार बार हमको डायग्राम ना बनाना पड़े तो इसलिए मैंने ऑलरेडी वो बड़ा सा डायग्राम बना के रखा है। बट एक स्टेप तो खैर मैं उसकी तुम्हें समझा ही देती हूँ। देखो स्टेप नंबर 2 में ये होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर अटैक करता है। अब क्योंकि तुमने जो बेंजीन रिंग ली है वो बेंजीन रिंग बोलो कैसी है, उस बेंजीन रिंग में कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, वो बहुत ही सुंदर सुशील शरीफ बेंजीन रिंग है ना। अगर उसके ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ रहता तो हमारी टेंशन बढ़ जाती, अरे यार अब जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसको ऑर्थो पे भेजेंगे, अरे यार जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसको पैरा पे भेजेंगे, अरे यार जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसको मेटा पे भेजेंगे, कौन सी पोजीशन ब्लॉक है कौन सी पोजीशन ब्लॉक नहीं है, हमारी टेंशन बढ़ जाती। क्योंकि अभी हमारी बेंजीन रिंग की 6 पोजीशन इक्विवेलेंट है, तो तुम्हारी मर्जी, तुमको जहाँ अटैक कराना है तुम वहाँ पे जाओ और जाकर क्या कर दो, अटैक करवा दो। ठीक है, जहाँ तुम्हें अटैक कराना है तुम वहाँ अटैक करा दो। अटैक करता कौन है, क्योंकि ये तो एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल की तो इतनी औकात नहीं है कि वो अटैक कर सके, क्योंकि अटैक हमेशा एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज करती है। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज कौन है, न्यूक्लियोफाइल, यानी कि बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग में लेकिन इलेक्ट्रॉन रिच कौन है, तो बेंजीन रिंग के जो ये पाई बॉन्ड्स होते हैं ना, ये जो मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं यही बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। ये जाते हैं इस सल्फर के पास उसको लालच देते हुए कि चलो सल्फर हमारे साथ बॉन्ड बना लो। सल्फर को आ जाती है लालच, सल्फर अगर उस पर्टिकुलर बेंजीन रिंग के साथ बॉन्ड बना लेगा तो सल्फर के साथ बॉन्ड नहीं हो जाएंगे, तो इस चक्कर में सल्फर को अपना एक पाई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा और अपने उस क्या कहते हैं पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस इलेक्ट्रॉन्स को उसको कहाँ भेजना पड़ेगा, उस ओ के ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। यानी कि ये चीज़ कैसी दिखेगी, ये दोनों पाई बॉन्ड वैसे के वैसी, बेंजीन के 2 कार्बन्स के बीच में था वो पर्टिकुलर पाई बॉन्ड, है ना, बेंजीन के उन दोनों कार्बन्स के बीच में था वो पर्टिकुलर बॉन्ड, जिसमें से अभी क्या हुआ, वो दोनों इलेक्ट्रॉन सल्फर ले गया, यानी कि एक कार्बन से जुड़ गया सल्फर। लास्ट क्लास में मैंने इस बारे में डिटेल बातचीत की है ना, तो अभी इस पर हम लोग ज़्यादा डिटेल बातचीत नहीं करेंगे। एक कार्बन से जुड़ गया सल्फर और दूसरा बेचारा कार्बन रह गया अकेला, और जो कार्बन अकेला रह गया उस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाना है, पॉजिटिव चार्ज। यानी कि जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बोलिए क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेंजीन रिंग के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज घूमता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने स्टेप नंबर 2 कंप्लीट करा ली। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या कर ली, स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। अब तुम तो जानते हो कि अटैक होने के बाद जो पर्टिकुलर सब्सटेंस आपको मिलता है, इसके हम लोग क्या करते हैं, अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं। बराबर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आता है ना, अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या किए जाते हैं, इसके ड्रॉ किए जाते हैं। तो जैसे कि तुम जानते हो कि इस पर्टिकुलर स्टेप में पहुंचने के बाद हम अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं, है ना। ठीक है, तो मैंने अभी अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ नहीं किए, डायरेक्ट मैंने ड्रॉ की हुई तुम्हारे सामने ये इमेज रखी कि देखो फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल के पाई इलेक्ट्रॉन्स इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे अटैच हो जाता है और अटैच होने के बाद ये उसके क्या है बोलो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लेने के बाद क्या होता है, मान लेते हैं किसी इंसान ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाए, वो ये मुझे ये बोल रहा है कि अरे मैडम छोड़ो ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम बना लेंगे, लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के बाद की आप कहानी बताइए। तो देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बाद की कहानी ये होती है कि आपको आखिरी स्टेप में H पॉजिटिव रिमूव करना होता है। अब कई लोगों का डाउट होगा कि क्यों रिमूव करना होता है, तो जो पुरानी क्लासेस हुई थी इस पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन की, उसमें ये चीज़ सिखाई गई है
कि एरोमेटिसिटी लूज हो जाती है, एरोमेटिसिटी को रीगेन करने के लिए ऐसा होता है। यानी कि आखिरी स्टेप में क्या होगा, आपके पास मान लेते हैं ऊपर में जो मैंने कॉम्प्लेक्स बनाया है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं सिग्मा पाई कॉम्प्लेक्स, या फिर उसको ये भी कहते हैं अरेनियम आयन, ठीक है, उसको ये भी कहते हैं अरेनियम आयन, जो बनता है ना आपका सेकेंड स्टेप में उसे कहते हैं अरेनियम आयन। खैर, यहाँ पे है आप लोगों के पास S डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पर H। अब क्या होता है, ये पर्टिकुलर H अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, कहाँ पर, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने के लिए, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है, और बेचारा H का क्योंकि बॉन्ड टूट गया तो H बाहर चला जाएगा और यहाँ पे SO3 निगेटिव रह जाएगा। लेकिन वो H कहाँ गया, उस H को कौन लेके गया, तो देखो स्टार्टिंग में आपने जिससे H छीना था, मतलब स्टार्टिंग में आपने जिस एसिड से उसका H छीना था, जो HSO4 निगेटिव बन गया था, वही HSO4 निगेटिव यहाँ पर क्या करता है, उस H को वापस से ले लेता है कि चल वापस आ। यानी कि स्टार्टिंग में आपने जो H2SO4 का मॉलिक्यूल लिया था, जो HSO4 निगेटिव में कन्वर्ट हो गया था, वो वापस से खुद को किस में कन्वर्ट कर लेता है, H2SO4 में वापस से कन्वर्ट कर लेता है। यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो एसिड है वो किसके जैसे बिहेव कर रहा है, वो एक कैटलिस्ट के जैसे बिहेव कर रहा है, क्योंकि कोई भी स्पीशीज जो रिएक्शन की किसी स्टेप में कंज्यूम होती है और अगर वो रिएक्शन की एंडिंग वाली स्टेप में वापस से रिगेन हो जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक एसिड कहते हैं, है ना, उसे हम एक एसिड कहते हैं। लेकिन मैडम आपने तो कहा था कि बेंजीन रिंग पे SO3H को अटैच किया जाता है, तो अभी यहाँ पे मैडम SO3H तो नहीं आया, यहाँ तो SO3 निगेटिव आ गया, तो SO3 निगेटिव का हम क्या करें। तो देखो आपने जब इस रिएक्शन को शुरू किया था तो रिएक्शन की शुरुआत में आपने क्या किया था, H2O को बाहर निकाला था, और H2O को बाहर निकालने के बाद वो बेचारा H2O कमबख्त फिर से H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया था। तो ऑक्सीजन के अंदर बहुत तलब होगी ना कि अरे वाह कोई मेरे इस ऑक्सीजन के ऊपर के पॉजिटिव चार्ज को हटाए। तो जिस H को उसने लिया था और खुद को कन्वर्ट किया था H3O पॉजिटिव में, वो उसी H को वापस कर देता है, खुद को कन्वर्ट कर लेता है H2O में, और आपके पास कंपाउंड बन जाता है बेंजीन रिंग विथ व्हाट, SO3H। और इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम लोग कहते हैं आप लोगों की सल्फोनेशन रिएक्शन। स्टेप नंबर 1 से लेके स्टेप नंबर 4 तक की जितनी भी स्टेप्स हैं, ठीक है, स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 4 तक की जितनी भी स्टेप्स हैं, ये सारी की सारी आपकी कैसी होती हैं, रिवर्सिबल होती हैं। इसीलिए सल्फोनेशन एक कैसी है, आप लोगों की एक रिवर्सिबल है, बराबर रिवर्सिबल है। अगर आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करते हो, देखो रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ही क्या होता है, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकती है और प्रोडक्ट से वापस से रिएक्टेंट में। तो अगर कोई प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा तो तुम्हारा क्या हुआ फायदा, बल्कि तुम्हारी तो मेहनत बर्बाद हो गई। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है ताकि ये रिएक्शन प्रोडक्ट ही बनाए, मेजर अमाउंट में ये प्रोडक्ट ही बनाए, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाए, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में ना आए। इसके लिए हम क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या फिर फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। इसीलिए अगर आप डाइल्यूट का ऐड कर लेंगे ना, तो डाइल्यूट के ऐड करने की वजह से रिएक्शन का जो रेट है वो बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ भी हो सकता है। और इस रिएक्शन का एक सबसे बड़ा एडवांटेज मैं तुमको ये बताती हूँ। कैसा क्या होता है कि वैसे अभी तुम्हारा मन कर रहा था कि काश मैं मेरे बेंजीन रिंग पर SO3H ग्रुप लगाऊं, मन कर रहा था ना तुम्हारा, बिल्कुल कर रहा था। तो तुमने सल्फोनेशन किया और सल्फोनेशन करके बेंजीन रिंग के ऊपर SO3H ग्रुप लगाकर आ गए। बट मान के चलो कल को तुम्हारा मन ये कर रहा हो या तुम्हें रिक्वायरमेंट हो किस चीज़ की, कि काश ये जो पर्टिकुलर बेंजीन रिंग के ऊपर ये जो SO3H ग्रुप लगा हुआ है ना, काश इस SO3H ग्रुप को हटाया जाए। यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर अगर SO3H ग्रुप लगाते हो
दैट इज सल्फोनेशन। और अगर आप वो SO3 ग्रुप HO ग्रुप रिमूवल ऑफ SO3H ग्रुप हटाते हो तो दैट इज बेसिकली नोन एज डीसल्फोनेशन। तो मान लो आपके पास एक बेंजीन रिंग है और उसमें SO3H वापस है। ध्यान से सुनना, मेरे पॉइंट्स क्या थे। अगर आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करोगे तो रिएक्शन आपकी प्रोडक्ट साइड में जाएगी, मतलब SO3H बनेगा। अगर आप डाइल्यूट यूज कर लोगे तो वो प्रोडक्ट वापस से खुद को रिएक्टेंट में कन्वर्ट करेगा, यानी कि वापस से बेंजीन रिंग में। तो अगर तुमने एक डाइल्यूट H2SO4 का प्रयोग कर लिया प्रोडक्ट में, बने हुए प्रोडक्ट में, तो वही बना हुआ प्रोडक्ट वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन रिंग में, और जो SO3H ग्रुप है वो हट जाएगा। तो अगर कभी आपको SO3H ग्रुप लगाना है तो बेंजीन रिंग में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालिए। अगर आपको कभी उसके पास से वो SO3H ग्रुप हटाना है, लगे हुए के पास से पहले से उसके पास से हटाना है, तो आप क्या कर दीजिए, आप वहाँ पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालिए। आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर्स हैं, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स, हर चैप्टर में आपको ये पर्टिकुलर सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो वैसे ही आपकी 12th क्लास की बुक में एक चैप्टर है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का मतलब आपके पास एक बेंजीन रिंग होगी, उस बेंजीन रिंग में एक हेलोजन लगा होगा। प्रेफरेबली हम लोग क्लोरीन को ही यूज़ करते हैं या फिर कभी कभार ब्रोमीन को। फ्लोरीन और आयोडीन तो वैसे भी यूज़ नहीं होता है। और अगर मान लेते हैं मैंने इसका सल्फोनेशन करवाया, तुम तो जानते हो सल्फोनेशन करवाने के लिए क्या चाहिए, 2 मोल्स ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। प्रोडक्ट भैया SO3H ही लगेगा बेंजीन रिंग में। सल्फोनेशन का मतलब ही यही होता है कि बेंजीन रिंग के ऊपर SO3H ग्रुप को लगाओ। बट द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अभी आप जो सल्फोनेशन कर रहे थे उस सल्फोनेशन में बेंजीन रिंग की 6 पोजीशन इक्विवेलेंट थी, तो आपने कहीं पर भी SO3H ग्रुप लगा दिया। बट अभी तो बेंजीन रिंग के ऊपर क्लोरीन लगाए। अब ये जो क्लोरीन है, क्या इस क्लोरीन की वजह से 6 पोजीशन इक्विवेलेंट है? बिल्कुल नहीं। ये दोनों पोजीशंस बन गई ऑर्थो पोजीशन, ये दोनों पोजीशंस बन गई मेटा पोजीशन, और ये पोजीशन बन गई पैरा। अब इनकमिंग में आने वाला SO3H ग्रुप बेचारा कहाँ जाएगा? तो आपको इसीलिए जब हमने एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा था, आपको किस तरफ डायरेक्ट होगा आने वाला ग्रुप ये सिखाया था। तो जो क्लोरीन होता है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, इसका रीज़न क्यों है ये पुरानी क्लासेस में बताया है। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, यानी कि जो SO3H ग्रुप आएगा वो कहाँ पे आएगा, ऑर्थो पर। अब दो ऑर्थो हैं, दोनों सेम है, आप कहीं पे भी लगा दें। और एक और SO3H ग्रुप आएगा और वो कहाँ पे आएगा, आप लोगों के पैरा पे आएगा। ठीक है, वो कहाँ पे आएगा, वो पैरा पे, यानी कि यहाँ पे। ठीक है, ये बनेगा प्रोडक्ट। और एक बेंजीन रिंग, जब हम लोग एक बेंजीन रिंग के साथ काम करते थे तो एक H2O बाहर निकलता था एंडिंग में। अब क्योंकि यहाँ 2 बेंजीन रिंग है बन रही हैं, तो रिएक्टेंट में भी 2 बेंजीन रिंग होंगी, और जो बाय प्रोडक्ट बन रहा होगा वो भी कितना होगा, डबल होगा क्वांटिटी में। तो यानी कि व्हेन यू यूज अल्काइल हैलाइड, तो अल्काइल हैलाइड को यूज करने की वजह से इस तरीके का आपको क्या देखने को मिलता है, चेंज देखने को मिलता है कि जो प्रोडक्ट आ रहा है वो इनकमिंग में आने वाला प्रोडक्ट कहाँ चला जाता है, वो इनकमिंग में आने वाला प्रोडक्ट आप लोगों का चला जाता है ऑर्थो पोजीशन पे, और कहाँ चला जाता है आप लोगों की पैरा पोजीशन पर। ऐसे ही आप लोगों के और भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ठीक है, ऐसे भी, एक मिनट कितना भौंक रहे हैं, ऐसे ही आप लोगों के और भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं। जैसे आपका एक फंक्शनल ग्रुप हो गया फिनॉल। फिनॉल का मतलब क्या होता है, बेंजीन रिंग विथ OH। ठीक है, बेंजीन रिंग विथ OH, उसको हम लोग कहते हैं फिनॉल। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिनॉल। जैसे मान के चलिए ये आपके पास बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के में मैंने OH लगा दिया, तो इसको कहा जाता है फिनॉल। अगर आप इसका सल्फोनेशन करवाएंगे, ठीक है, अगर आप इसका सल्फोनेशन करवाएंगे, यानी कि अगर आप इस पर क्या करवाएंगे, बेंजीन रिंग पे SO3H ग्रुप लगाना चाहेंगे, तो देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट
वेरिएशन आपको देखने को मिलता है वो ये कि ऊपर आपको अल्काइल हैलाइड का सल्फोनेशन अगर कराना है तो आपको वहाँ पे हीट देनी ही होगी, हाई टेम्परेचर रखना ही होगा। बट अगर आपको फिनॉल का सल्फोनेशन करवाना है तो फिनॉल के सल्फोनेशन के दो केसेस होते हैं। एक तो आपने हीट दी नहीं, आपने रूम टेम्परेचर पे करवा लिया, और एक होता है कि आप उसको हीट कर रहे हैं और फिर आप सल्फोनेशन करवा रहे हैं। तो अगर आप उसको सिर्फ रूम टेम्परेचर पे करवा लेते हैं तो रूम टेम्परेचर में उसका आपको कौन सा वाला प्रोडक्ट मिलता है, ऑर्थो प्रोडक्ट आपको मिलता है, ठीक है, ऑर्थो फिनॉल सल्फोनिक एसिड मिलता है। और अगर आपने उसको हाई टेम्परेचर पे करवाया तो वहाँ पर आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, पैरा। मतलब ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट साइमल्टेनियसली नहीं मिलते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे कोई भी एक ही प्रोडक्ट मिलता है, वो भी 100% मिलता है। तो बेसिकली ये एक टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये मेजर होगा, हो सकता है माइट भी पैरा वाला बन जाए, हो सकता है पैरा वाला बन जाए, बट जो भी पैरा बनेगा वो क्या होगा, माइनर होगा। वैसे ही जब आप उसको हाई टेम्परेचर पे कराते हैं तो हाई टेम्परेचर पे कराने पे क्या होता है, जो पैरा वाला होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, हो सकता है आपका ऑर्थो वाला भी बने, और अगर ऑर्थो वाला बनेगा भी तो वो क्या होगा, माइनर। तो हम में से मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, याद रखते हैं कि अच्छा ऑर्थो पोजीशन पे पैरा पोजीशन पे भेजना है, बट हम ये याद नहीं रखते हैं कि अरे भैया आपके फिनॉल्स के केस में ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे वो उतनी आसानी से नहीं जाता है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। वो क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाता है। और अगर वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है तो किस टेम्परेचर पे क्या बनता है ये तुमको याद होना चाहिए, ठीक है। हो गई कहानी, चलो बढ़िया। फिर एक और फंक्शनल ग्रुप होता है हमारे सिलेबस में, बेंजीन रिंग के ऊपर ईथर लगाना, यानी कि OCH3 लगाना, या फिर आप कोई दूसरा भी लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है CH3 लगाना। चलो मैं R लिख देती हूँ, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर OR लगाना, ईथर को लगाना, ठीक है। अच्छा अगर CH3 लगाते हो तो उसको सल्फोनेशन, उसको एनिसोल कहते हैं। अगर CH3 लगा दोगे तो उसको क्या कहेंगे, उसको एनिसोल कहेंगे, ठीक है, ओके। अब अगर मान के चलिए आपके पास कोई इस तरीके का कंपाउंड है और अगर आप इसकी सल्फोनेशन कराने का सोच रहे हैं तो कोई भी ईथर साइक्लिक, ये जो आपके एरोमेटिक ईथर्स होते हैं ये बेसिकली सल्फोनेशन रिएक्शन नहीं शो करते, इनका सल्फोनेशन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, ये जब हम लोग आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, उन आगे के चैप्टर्स में इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे जब ईथर्स का चैप्टर पढ़ेंगे। राइट नाउ अभी ईथर्स का चैप्टर पढ़ा नहीं है तो इसके बारे में अभी डिटेल डिस्कशन करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। क्लियर है वाली चीज़, ओके चलो ठीक है। और भी कोई फंक्शनल ग्रुप होते हैं क्या, और भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ो तो आपके पास एक और आ जाता है फंक्शनल ग्रुप, बेंजीन रिंग विथ आप लोगों का NH2, ठीक है। बेंजीन रिंग विथ आप लोगों का NH2, जिसको हम लोग कहते हैं बड़े ही प्यार से अमाइंस, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, अमाइंस। अब अगर इस अमाइन को आपने सल्फोनेशन दिया तो इसमें कुछ नहीं होता है, बहुत ही प्यारा सा प्रोडक्ट बनता है। NH2 के ऊपर देखो अभी लोन पेयर है, NH2 अपने उन लोन पेयर को यूज़ कर लेता है और HSO4 नेगेटिव को खुद से क्या कर लेता है, अटैच कर लेता है, ठीक है। खुद को उससे क्या कर लेता है, अटैच कर लेता है। फिर आप उस रिएक्शन को थोड़ा और हीट करते हो, तो हीट करने के बाद रीअरेंजमेंट होता है। कैसे होता है आप उस चैप्टर की डिटेल में पढ़ेंगे अगर मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में रहा तो, अदरवाइज ये चीज़ याद रखनी होगी कि रीअरेंज होने के बाद आपको ये चीज़ यहाँ पहुँची हुई मिलती है और इस पर्टिकुलर कंपाउंड को कहा जाता है सल्फेनिलिक एसिड, ठीक है। इस पर्टिकुलर कंपाउंड को कहा जाता है सल्फेनिलिक एसिड, ठीक है। इस तरीके से होता है, बराबर इस तरीके से होता है। और इस पर्टिकुलर चीज़ को कहा जाता है एनिलीन, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, एनिलीन। तो अगर एनिलीन का आपको करवाना है सल्फोनेशन तो एनिलीन का सल्फोनेशन इस तरीके से होता है। एनिलीन के अलावा और भी कोई होता है फंक्शनल ग्रुप, बिल्कुल एक और फंक्शनल ग्रुप होता है हमारे सिलेबस में, बेंजीन रिंग विथ COOH, इसे कहते हैं हम लोग बेंजोइक एसिड,
अगर आप बेंजोइक एसिड का सल्फोनेशन कराते हैं तो ध्यान रखना ये जो COOH है ये मेटा डायरेक्टिंग है, यानी कि जो भी इनकमिंग में ग्रुप आएगा उस इनकमिंग में आने वाले ग्रुप को ये कौन सी पोजीशन पे लगाने वाला है, मेटा। तो यानी कि मेटा पोजीशन पे SO3H जाकर चिपक जाता है। तो ये थे आप लोगों के कुछ फंक्शनल ग्रुप जो हमारे सिलेबस में बहुत ही ज़्यादा क्या है, कॉमन है, और इनके नाइट्रेशन आपको बोर्ड एग्जाम्स में तो देखने को मिलते ही मिलते हैं, ठीक है बराबर। लेकिन साथ ही साथ में ये सीधा सीधा कई बार एंट्रेंस में जो क्वेश्चन आते हैं कि इसमें ये डाला, इसमें वो डाला, इसमें वो डाला, इसमें वो डाला, बताओ क्या क्या बना, उसमें ये सीधा सीधा आप लोगों से पूछ लिया जाता है, ठीक है। ख़त्म यहाँ पे कहानी। तो ये थी हमारी पूरी बातचीत सल्फोनेशन वाले टॉपिक को लेकर। यहाँ पे हमारा सल्फोनेशन वाला टॉपिक ख़त्म होता है। अब कल की क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट वुड बी नाइट्रेशन, ठीक है। नाइट्रेशन वाले टॉपिक को हम लोगों को स्टडी करना है। और उसके अलावा हाँ, एक और चीज़, इसमें RDS कौन सा है। तो देखो आप लोगों को पहले ही मैं पूरी की पूरी मैकेनिज्म समझा चुकी हूँ, ठीक है, कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म के 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे स्लो स्टेप जो होता है ना वो सेकेंड वाला होता है, कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का जो बीच में गठबंधन होता है, उनका जो अटैक होता है वो ही सबसे ज़्यादा। कल के दिन हम लोगों को नाइट्रेशन पढ़ना है और उसी नाइट्रेशन को हम लोगों को ऐसे अलग अलग कंपाउंड्स के लिए भी देखना है, ठीक है। कल नाइट्रेशन और देखते हैं फ्रिडल क्राफ्ट भी कल के कल ही पढ़ पुढ़ा कर